हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल और आरएनए वर्ल्ड के बारे में। बच्चों अब आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? डीएनए का अपनी कॉपी बनाना, उसको ही हम क्या बोल देंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन जो है उसके लिए अलग अलग थियरीज है बच्चों। जैसे कुछ थियरी है जो डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ आया कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ आया सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का थ्योरी जो है वो बोलता था कि रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए के पीसेस हो जाते हैं और वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ में जुड़ करके रेंडमली फिर वापस से नया डीएनए बना देते हैं, जो कि रॉन्ग लग रहा है हमें बिल्कुल। एक आया कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो ऐसा बोलता था कि डीएनए की दो स्ट्रैंड सेपरेट होती है, न्यू स्ट्रैंड बनती है, फिर क्या होता है वो न्यू स्ट्रैंड दोनों सेपरेट होकर के एक डीएनए बन जाता है, पेरेंटल एज इट इज रह जाता है, उसे कंजर्वेटिव मेथड बोल देते हैं। ये भी रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन का जो ओरिजिनल थियरी है उसको एक्सप्लेन किया सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू, किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। ये बात उसी टाइम की है 1953 में, जब उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। तो उसके साथ ही वॉटसन और क्रिक जो है उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है उससे भी एक्सप्लेन किया था। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड of DNA replication was proposed by, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। और इन्होंने किस बेसिस पे दिया था? इन्होंने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं बच्चों नाइट्रोजनस बेस के डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में, वो सेपरेट होते हैं और क्या होता है बच्चों, वहाँ पर न्यू डीएनए जो है वो न्यू जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के जुड़ते जाते हैं और एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बन जाती है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं बच्चों? जैसे सपोज ये पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन के टाइम पे सपोज ओपन हो गया। अब क्या होता है बच्चों, ओपन होने के बाद में यहाँ पर जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बेस पेयर जो है वो कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सपोज यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होगा? टी होगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा। यहाँ पर सपोज जी है तो यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर टी है सपोज तो यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा। ओपन होगा इस तरीके से। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो है वो यहाँ पर भी है। मैंने ओपन पार्ट के अंदर आपको दिखा दिया इस तरीके से। तो अब क्या होगा बच्चों, जो न्यू स्ट्रैंड आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो सी के सामने कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। जी के सामने सी आ जाएगा। टी के सामने ए आ जाएगा। ए के सामने टी और जी। तो ये बिल्कुल यही सीक्वेंस आ गई और इस तरीके से न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है बच्चों वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से बन जाता है। देख रहे हो? तो क्या हुआ? एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक डॉटर स्ट्रैंड, यानी हाफ स्ट्रैंड पेरेंट से आ जाता है, हाफ न्यू बनता है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सेमी कंजर्वेटिव। आधा जो है वो कंजर्व है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो सी जी टी ए सी। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों पेयरिंग हो गई, हाफ स्ट्रैंड फ्रॉम पेरेंट, और हाफ स्ट्रैंड नहीं बच्चों, इसको मैं वन स्ट्रैंड बोलता हूँ। वन स्ट्रैंड फ्रॉम पेरेंट, अनदर स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म्ड। तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों, तो एक स्ट्रैंड जो होती है वो पेरेंट की होती है और एक स्ट्रैंड जो है बच्चों वो न्यूली फॉर्म होती है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन के इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड।
और कंसेप्ट इसका, इसके पीछे का जो लॉजिक है, रीज़न है, वो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो बेस पेयर्स हैं उनकी कॉम्प्लीमेंटरिटी होना ही इसका मेन कंसेप्ट है, जिसकी वजह से सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लियर हो गई बात। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विच वन स्ट्रैंड इज रिटेन फ्रॉम पेरेंट एंड अनदर स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म्ड इन डॉटर डीएनए। ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसके बाद में ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ये दिया तो था वॉटसन एंड क्रिक ने, इसको सबसे पहले प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, मिशेल्सन और स्टॉल ने। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, एक तो मिशेल्सन स्टॉल और एक टेलर जो है, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। टेलर ने रेडियोएक्टिव थायमिडीन कंटेनिंग जो डीएनए था विसिया फावा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो मिशेल्सन स्टॉल है बच्चों, उन्होंने यूज़ किया था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट। तो सेमी कंजर्वेटिव का प्रूफ जो है बच्चों बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल, मिशेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को। क्या एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से उन्होंने प्रूव किया, देखो बच्चों। दे एक्सपेरिमेंटेड ऑन ई कोलाई, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई, एंड यूज्ड heavy isotope of nitrogen, that is N15 in NH4Cl। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, NH4Cl कंटेनिंग मीडियम जो है उसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। क्या हुआ देखो बच्चों, सपोज एक मीडियम है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर क्या है, N14 है NH4Cl के फॉर्म में, NH4Cl कंटेनिंग कल्चर मीडियम, NH4Cl कंटेनिंग कल्चर मीडियम। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। जब ये बैक्टीरिया को इन्होंने यहाँ पर कल्चर करवाया होगा तो बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होगा, तो उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी डीएनए के रेप्लिकेशन में भी। तो क्या हुआ होगा बच्चों, ग्रेजुअली इसके अंदर जब लाखों बैक्टीरिया बन गए होंगे, तो मोस्टली जितने बैक्टीरिया होंगे सिर्फ दो को छोड़ के उन सबके अंदर क्या होगा बच्चों, यानी यहाँ पर लगभग जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, डीएनए के अंदर N14 है बच्चों, हैवी आइसोटोप लिया इन्होंने N15 कंटेनिंग। तो N15 कंटेनिंग डीएनए, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरिया बन गया होगा बच्चों, उनका डीएनए यदि हम आइसोलेट करें तो वो डीएनए कैसा होगा बच्चों, वो डीएनए होगा जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड कौन सी है, N15 वाली स्ट्रैंड है। इस टाइप का डीएनए जो है वो उन्हें मिल गया, किसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यानी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इसको मैं बोल रहा हूँ हैवी डीएनए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यदि हम ऐसे एक बैक्टीरिया को यहाँ से निकालें और इस बैक्टीरिया को यहाँ से निकाल करके कल्चर करवाए, कहाँ पर, नॉर्मल यानी N14 वाला जो NH4Cl होगा उस मीडियम में, यानी इसके बाद में इस बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये डीएनए है, बैक्टीरियल कल्चर इन नॉर्मल NH4Cl कंटेनिंग
कंटेनिंग मीडियम। यदि मैं यहाँ पर इसे 20 मिनट के लिए रखूँ बच्चों, 20 मिनट के लिए रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट में ये बैक्टीरिया जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अपनी कॉपी बनाएगा। 1 से 2 बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, जिसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन है। तो अब जो 2 बैक्टीरिया बनेंगे उनके अंदर डीएनए कैसा होगा बच्चों, एक स्ट्रैंड ये वाली, एक स्ट्रैंड ये वाली, पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सी, N15, ये भी है N15। बट अब नया स्ट्रैंड जो बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रैंड जो है वो कौन सा बनेगा, N14 वाला बनेगा। न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बच्चों, वो N14 वाला हो रहा है, N14। यहाँ पर भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, वही प्रूफ कर रहे हैं हम। तो न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है वो मीडियम कैसा, N14 वाला, तो N14। तो इस तरीके से 2 डीएनए बने। और बच्चों ये जो दोनों डीएनए हैं, क्या ये अभी भी हैवी डीएनए होंगे क्या, नहीं, ये कैसा बनेगा, ये हाइब्रिड बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट टाइप का बन जाएगा, हाइब्रिड डीएनए। आई बात समझ में। क्योंकि अब इसको हमने नॉर्मल मीडियम में रेप्लिकेट करवाया है 20 मिनट, तो क्या होगा, तो इस 20 मिनट में इसकी कॉपी बनेगी डीएनए की, जो उसमें क्या होगा, आधा डीएनए जो है वो तो कहाँ से है, पेरेंट से, वो N15 वाला होगा। और जो मीडियम से यानी बैक्टीरिया ने दूसरा डीएनए जो बनाया होगा वो कैसा बना होगा, वो N14 वाला डीएनए होगा, डीएनए स्ट्रैंड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डीएनए जो है वो बन जाएगा। तो 2 हो गए। यदि मैं ऐसे बैक्टीरिया को अगेन नॉर्मल मीडियम में, या इस वाले बैक्टीरिया को 20 मिनट नहीं बल्कि 40 मिनट के लिए, 20 मिनट ये और 20 मिनट, यानी यहाँ से यदि देख रहे तो 40 मिनट, और इसके आगे लिख रहा हूँ तो 20 मिनट, यानी इस बैक्टीरिया को 40 मिनट के लिए मैंने कल्चर मीडियम में रखा, किसके अंदर, नॉर्मल N14 NH4 Cl कंटेनिंग मीडियम। ये N14 जो है वो लाइट वेट है और N15 जो है वो हैवी वेट है। ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन वाला नहीं है बच्चों, ये उसका आइसोटोप तो है बट हैवी आइसोटोप है N15। तो यदि अब इसको हमने रखा तो क्या होगा, अगेन सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये ओपन होगा किस तरीके से, एक स्ट्रैंड ऐसे और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कैसा है, ऑलरेडी लाइट वाला है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर भी ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो लाइट है और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो हैवी है। अब मीडियम कैसा है बच्चों, नॉर्मल लाइट वाला, यानी नेक्स्ट जो स्ट्रैंड बनेगी वो कैसे बनेगी, वो लाइट बनेगी, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ये N15 अगेन पेरेंटल जो यहाँ से चली आ रही है, और बाकी जो न्यू बनी है मीडियम के अंदर वो कैसी है, N14। कुछ इस तरीके से। तो अब क्या हुआ बच्चों, रिजल्ट ये बन गया क्या, अगेन हाइब्रिड टाइप का बन गया। ये दोनों कैसे बन गए, लाइट डीएनए बन गए, लाइट वेट डीएनए। और ये वाला क्या होगा बच्चों, ये भी हाइब्रिड। 2 हाइब्रिड डीएनए बने, 2 लाइट वेट बने। यदि अभी इसको 20 मिनट और रखूँ, यानी इनिशियल से 60 मिनट की बात करूँ, तब क्या होगा बच्चों, तब 4 की जगह क्या हो जाएगा, एक बार और सबका डुप्लीकेशन होगा, यानी टोटल कितने 8 डीएनए बन जाएंगे। और बच्चों यदि 8 डीएनए बनेंगे तो फिर क्या होगा, सबके सब ओपन होंगे, 2 होंगे स्ट्रैंड ऐसे जिनके पास N15 होगा, रेस्ट सारी स्ट्रैंड जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, जो लाइट वेट वाली होंगी। इसका मतलब 8 डीएनए बनेंगे तो 2 हाइब्रिड होंगे और 6 अगेन लाइट वेट होंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो हो रहा है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब ये तो हमको बात समझ में आ रही है लॉजिक के थ्रू, लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने रिजल्ट क्या ऑब्टेन किए। बच्चों यदि हम बात करें हैवी डीएनए, तो हैवी डीएनए जो है अब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन इन
सीजियम क्लोराइड मीडियम। सीजियम क्लोराइड कंटेनिंग डेंसिटी ग्रेडियंट जो है उसके थ्रू इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, क्योंकि सीजियम क्लोराइड जो होता है बच्चों वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसकी और डीएनए की डेंसिटी जो है यहाँ पर लगभग बराबर सी होती है। तो क्या होता है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो इनके अंदर क्योंकि वेट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके वेट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जो उस थोड़े से डिफरेंस पे उनको सेपरेट कर पाए। ऐसा ना हो कि पता पड़ा दोनों ही डीएनए कहाँ चले गए, बॉटम में चले गए। तो इसलिए यहाँ पर हम सीजियम क्लोराइड का मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन यदि हम करवाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? यहाँ पर हमने क्या देखा, सीजियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम है तो हैवी डीएनए जो है बच्चों, भारी है ना, ऐसे जितने भी डीएनए होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ गए कुछ इस प्लेस पे, यानी ये वाली जगह पर हमें क्या मिल रहा है, N15 वाले डीएनए, हैवी डीएनए। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद में हमें यहाँ पर मिला। यदि हम 20 मिनट के बाद जब 2 बैक्टीरिया बने, उस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है उसे सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? क्या सेम रिजल्ट रहेगा कि रिजल्ट में कुछ चेंज आ जाएगा? तो बच्चों वहाँ पर रिजल्ट में कुछ चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा कि अब इन दोनों का वेट जो है वो इसके रिलेटिवली क्या है, कम है, हाइब्रिड है तो कम है। ये ज़्यादा दूर गया था, ये रिलेटिवली लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी ये कहाँ पर मिलेगा हमें, सपोज यहाँ पर कहीं बीच में मिल गया। क्यों? क्योंकि ये इसके कंपेयर में लाइट है, इसके पास एक N14 है और एक N15 है। इसलिए यदि हम 40 मिनट के बाद में जो डीएनए है उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं बच्चों इसी मेथड के थ्रू, तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? अब जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, उस रिजल्ट में हम क्या देखेंगे कि 2 तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड है मतलब जहाँ पहले थे उसी जगह पे मिलेंगे हाइब्रिड वाले। तो हाइब्रिड वाला डीएनए तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी N14 N15 जो है वो पहले वाली जगह पे मिला। लेकिन 2 लाइट वेट भी तो बन रहे, ये कहाँ पे मिलेगा, ये और भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ पर मिलेगा N14 N14। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो 2 जगह पर डीएनए मिला। अब इसको मैं और भी यदि करवाऊँ, सपोज फर्स्ट जनरेशन रेप्लिकेशन हुआ, सेकंड जनरेशन रेप्लिकेशन होगा, थर्ड जनरेशन में भी रेप्लिकेशन कराऊँ, तो फिर बच्चों क्या होगा? क्या 3 लाइन मिलेगी कि 2 ही लाइन मिलेगी? तो ध्यान रखना, 2 तो हाइब्रिड रहेंगे, 6 जो है वो लाइट मिलेंगे, यानी ये वाला बैंड जो है यहाँ पर ज़्यादा डीएनए इकट्ठा हो जाएगा इस जगह पर, ये ऐसे ही रहेगा इस जगह पर और डीएनए। और रेप्लिकेट करवाएं तो एक यानी 2 हाइब्रिड तो हर जनरेशन में मिलेंगे, और जितने भी डीएनए लेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लाइट वेट वाले हो जाएंगे यदि नॉर्मल मीडियम में डीएनए का रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो ये 2 जगह पर डीएनए का मिलना इस बात को प्रूव कर रहा है कि इसके कंपेयर में लाइट डीएनए बना है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड, और रेस्ट जितने बन रहे हैं वो उनका आगे रेप्लिकेशन होने की वजह से वो सारे कैसे लाइट चेन वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने, मिचेल्सन और स्टॉल ने, और इसके थ्रू क्या प्रूव किया, प्रूव कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है, तभी हमको डीएनए जो है सेंट्रीफ्यूगेशन पे इन प्लेसेस पे इतने पर्टिकुलर टाइम के डिफरेंस पे मिल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। और इसके अलावा तो ये तो हो गया मिचेल्सन और स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आप ध्यान रखना एक और एग्जाम्पल, कौन सा, एक और भी चीज़ आप क्या ध्यान रखोगे बच्चों, एक ध्यान रखना कि टेलर एक्सपेरिमेंटेड ऑन विसिया फावा, फावा बीन भी बोलते हैं इसको, फावा बीन, बाय यूजिंग, इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया। क्या था वो? रेडियो एक्टिव थायमिडीन 1H3, रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज करके एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने वाले एक साइंटिस्ट कौन थे? टेलर। उन्होंने विसिया फावा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये आप ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर ये जो टॉपिक पढ़ा अभी हमने, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यदि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू हो रहा है, और सपोज हमने एक जनरेशन के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए लिया,
तो फिर जो जिसकी दोनों स्ट्रैंड जो है वो रेडियोएक्टिव थायमिडीन वाली थी, तो बताओ 3 जनरेशन के बाद में या 4 जनरेशन के बाद में कितने % डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव रहेंगे। ऐसे सब क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन है, अ नॉर्मल नॉन रेडियोएक्टिव DNA containing bacteria is replicated in radioactive thymidine containing medium for 3 generations. Then calculate the number of radioactive DNA, कैलकुलेट द नंबर की जगह परसेंटेज कैलकुलेट करवा लेता हूँ बच्चों, परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए एंड रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड। 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने यहाँ पर। एक नॉर्मल नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है बच्चों, उस कंटेनिंग बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव मीडियम जो है उसके अंदर हमने 3 जनरेशन के लिए रेप्लिकेट करवाया। उसके बाद में रेडियो एक्टिव डीएनए कितना % रहेगा, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड कितनी % रहेगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, ट्राई करो आप लोग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा कि हमने क्या किया, हमने नॉर्मल डीएनए लिया। सपोज ये नॉर्मल डीएनए है, अब 3 जनरेशन के लिए रेप्लिकेट करवाया, करवा दे। फर्स्ट जनरेशन रेप्लिकेशन होगा तो 2 डीएनए बनेगा। और मीडियम क्या है बच्चों, मीडियम इज 1H3 रेडियो एक्टिव थायमिडीन कंटेनिंग मीडियम। तो अब जो डीएनए बनेगा, न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी बच्चों, वो कैसे बनेगी, वो रेडियो एक्टिव बनेगी। जो स्टार है, वो स्टार लगा रहा हूँ, वो रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद में 2 डीएनए बना, उसकी एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है और एक नॉन रेडियो एक्टिव है। फिर से क्या किया, सेकेंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन अगेन रेडियो एक्टिव थायमिडीन कंटेनिंग मीडियम जो है उसके अंदर ही हम इसको रेप्लिकेट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, स्ट्रैंड ओपन होगी, जो भी स्टार लगा रहा हूँ बच्चों वो रेडियो एक्टिव डीएनए है। दूसरा जो डीएनए बनेगा वो भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। कुछ इस तरीके से जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वही नॉर्मल है, बाकी जितनी भी डीएनए बन रही है वो कैसी है, रेडियो एक्टिव है। अभी हमने मिसेल्सन स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर। कितनी जनरेशन हो गई, 2 जनरेशन, 2n की फॉर्म में डीएनए बनते जा रहे हैं। थर्ड जनरेशन में क्या होगा बच्चों, कितनी डीएनए हो जाएगी, 2^3 8। ये वाला स्ट्रैंड जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव, बाकी सारे रेडियो एक्टिव। 2 3 4 5 6 7 8। और न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा बच्चों वो रेडियो एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव थायमिडीन है। कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि न्यू स्ट्रैंड जो बन रही है वो सारी की सारी कैसे बन रही है, रेडियो एक्टिव बन रही है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए, कितने % डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है, बताओ। परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए, टोटल 8 डीएनए बने, 8 में रेडियो एक्टिविटी कितने में आ रही है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी तो सब में आ रही है, भले ही एक ही स्ट्रैंड क्यों ना हो, लेकिन रेडियो एक्टिविटी तो आ ही रही है। तो कितना आ जाएगा, 8/8, मतलब परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। रेडियो एक्टिविटी कितने % डीएनए में आएगी, 100% में आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए
स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड के बारे में भी पूछा है क्वेश्चन में। तो बच्चों टोटल स्ट्रैंड कितनी हो गई, 16 हो गई, 8 डीएनए तो 16 स्ट्रैंड हो गई। तो 16 में से रेडियो एक्टिव कितनी है, ये 2 को छोड़ के बाकी सारी हैं, यानी 14 रेडियो एक्टिव है, सॉरी 16 जो है 8 है ना, 8 to 16, 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, 16 जो है टोटल स्ट्रैंड है, इंटू 100 कर लोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 14। तो बच्चों $87.5 के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपने डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है, वो आपने देख लिया, एक्सपेरिमेंट देख लिया और क्वेश्चन भी कर लिया। अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।